जय श्री राम। भारतनामा बाय योगेश चैनल में आप सभी का स्वागत। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, हम लगातार गत 150-200 एपिसोड में भारत के पश्चिम की तरफ देखते आए हैं। 1757 में भारत के पूर्व में जो अंग्रेजों ने खेला कर दिया था उसे हम छू के निकल गए। विस्तार से हम उसे बता नहीं पाए क्योंकि हमारा विषय पेशवाई था और भारत में और जगह चल रही दूसरी कुछ घटनाएं थी, उसका उल्लेख भी मैंने नहीं किया क्योंकि औचित्य नहीं था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो घटनाओं का यहाँ उल्लेख करना मुझे महत्वपूर्ण लगता है। जैसे हम जानते हैं 1600 में स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में 8 साल के बाद भारत भी आई और उसके बाद लगातार 140 साल के अथक प्रयत्नों से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजकीय पटल पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर खड़ी हो गई। वैसे निजाम के जब एपिसोड चल रहे थे तो उसके रेफरेंस से हमने बूसी और फ्रेंचों का चरित्र कथन हमने किया था। लेकिन 1757 के बाद अंग्रेजों ने जब दिल्ली में दस्तक दी ना, तो मराठा और ये हमारे मरणासन अवस्था में चले गई ठरकी सल्तनते हिंद अय्याश मुगलों की नींद खुली। प्लासी और बक्सर, ये दोनों लड़ाइयों का भारतीय इतिहास में मित्रों अनन्य साधारण महत्व है। आफू के व्यापार के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी 140 साल में मखाना, जूट, चाय, कपास, चोरी, लूट, पुरातन वस्तुएं, पुराने लकड़ी के वो जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, उन सब को बेचकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने खूब माल कमाया है। कंपनी का इतिहास सुनने में वक्त हम जाया नहीं करेंगे, लेकिन क्लाइव की कुशलता से मद्रास और बंगाल में उन्होंने न सिर्फ चंचू प्रवेश किया, अब पूरे भारत पर एकाधिकार बनाने की मनीषा से योजनाबद्ध तरीके से आगे भी वो बढ़ने लगे थे। 1757 के बाद तो इन सारी योजनाओं को जोर मिल गया, बल मिल गया। उसी कड़ी में 1757 में प्लासी हो या 1764 में बक्सर हो, एक बड़ी सफलता अंग्रेजों के लिए सिद्ध हुई। आप सोचिए, भारत में तब 4 प्रमुख खिलाड़ी बचे थे। दक्षिण में कुछ हद तक हैदर था, बंगाल में मीर कासिम था, अवध में शुजा था और पूरे भारत भर में प्रभाव रखने वाले पश्चिम के मराठा थे। ये शाह आलम II जो था, ये चिरकुट था, उसको ज्यादा गाली मैं नहीं देना चाहता। सालों से निर्वासित था। शुजा का आश्रय लेके ये मोमिन प्रयागराज में रोटियां तोड़ रहा था, लेकिन मोमिन तवारीखकार और वामपंथी इतिहासकार इसे भी मुख्य खिलाड़ी मानते हैं। चलो ठीक है, मानो। शुजा तो अवध का नवाब था, सब जानते हैं। सलाबत जंग ने जब से फ्रेंचों का यानी बूसी को साथी बनाया था, वैसे ही शुजा का झुकाव पहले दिन से ब्रिटिशों की तरफ रहा है। 1764 की बक्सर लड़ाई में अवध ने अपना काफी सारा क्षेत्र अंग्रेजों के हाथों गंवा दिया। ये शुजा की चाटुकारिता थी कि फिर से अंग्रेजों का शुजा परम मित्र बन गया। इतना सब अंग्रेजों ने लूटने के बाद भी शुजा ने अंग्रेजों को परम मित्र बना दिया है। शुजा का स्वयं का शुद्ध स्वार्थ है इसमें दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता।
अब्दाली के दिल्ली हस्तक्षेप से भी शुजा को मिर्ची लगी थी, हमने देखा है। अंग्रेज फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी हुकूमत और अपना एरिया बढ़ाने में जुट गए। बंगाल से सटे होने के कारण अवध पर उनकी गाज तो गिरनी ही थी, सो गिरी। बक्सर के युद्ध का परिणाम मित्रों ये हुआ कि युद्ध के खर्चे के बदले अंग्रेजों ने चुनार का किला, पूरा बनारस जिला, गाजीपुर जिला और प्रयागराज किला शुजा से छीन लिया। जो शुजा से नकदी वसूल की है वो अलग, लेकिन चुनार का किला गया, बनारस गाजीपुर जिला गया और प्रयागराज का किला भी गया। आगे 1773 में शुजा ने अपने दरबार में राजपूतों की तरह ब्रिटिश रेजिडेंट को दरबार में बिठा दिया, यानी महसूल और अर्थ और संरक्षण, ये दो खाते भी अंग्रेजों ने हड़प कर लिए। पूर्ण पतन यहीं से शुरू हुआ। परराष्ट्र धोरण भी अब अंग्रेजों के हाथ में चला गया था, अवध स्टेट का। सब ये मेन तो तीन होते हैं, तीनों के तीनों अंग्रेजों ने छीन लिए। बाकी रही वैयक्तिक अय्याशी जारी रखने के लिए शुजा को पूर्ण स्वतंत्रता थी। जैसे बाकी के सभी मंडलिक राजाओं को भी स्वतंत्रता अंग्रेजों ने दी रखी थी, लेकिन वैयक्तिक तौर के अय्याशी पर। इन मूर्ख ठरकी जाहिलों को पता ही नहीं लगा कि सामने वाला कालनेमी अजगर था। सब निगलने की क्षमता वो रखने वाला अजगर था। अब मुख्य पेड़ पर जब गाज आई हो तो पेड़ के वो तैयार किए हुए जो अन्न होता है, वो अन्न पर पलने वाला बांडगुल जो होता है, अब उसे क्या दूसरा शब्द बोलूं, मराठी में तो उसे बांडगुल कहते हैं। मुख्य पेड़ होता है, पेड़ के आसपास बिल्कुल कमजोर वेल ऊपर चढ़ जाते हैं और वो पैरासाइट जैसे जो वेलियां छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, वो मुख्य पेड़ के अन्न को ही खा लेते हैं और वो उसी से वो बढ़ते हैं। उसे मराठी में बांडगुल कहते हैं। तो शुजा का बांडगुल कौन था? नजीब रोहिला। अब नजीब जैसों का क्या हाल होता होगा जब शुजा कोई नहीं छोड़ा, तो नजीब का हाल आप सोच सकते हो। दूसरा है मीर कासिम। अब अधिकृत रीत्या बक्सर में अंग्रेजों ने इसे भी, मीर कासिम को भी आसमान दिखाया था। मित्रों, 1757 की प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बनाया था बंगाल का, मीर जाफर को। और ये हमारा जो मीर कासिम है, ये जाफर का जमाई राजा था। अब जिन्होंने खैरात मित्रों बांटी हैं उन्हीं का हाथ ये काटने लगा। बताओ, फितरत है ना, मोमिनों की फितरत है, डीएनए एक जैसा होता है सारों का। बाकी आप समझ गए आगे क्या मैं बोलना चाहता हूं। तो चाहे मीर कासिम हो या मीर जमाई जाफर हो, दोनों की फितरत एक ही थी। बक्सर तक ये बंगाल का नवाब बना रहा। हालांकि मीर जाफर ने नवाब बनने के बाद अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की थी और ये सारा इतिहास मीर कासिम के सामने था, है ना। तो क्या हुआ? अंग्रेजों ने चिंसूरा की लड़ाई अंग्रेजों से चिंसूरा की लड़ाई मीर जाफर ने छेड़ दी। लड़ाई का अंजाम तो आपने देखा ही होगा। अब मीर जाफर ने डच से हाथ मिलाया था चिंसूरा की लड़ाई से पहले। डचों से हाथ मिलाया तो उसको, मीर जाफर को लगा कि भाई ब्रिटिश को हम इजीली डचों के साथ मिलके मात दे सकते हैं।
अंग्रेजों ने दोनों को भरपूर वहां पीटा। हालत ये हो गई कि वहां से उस लड़ाई के बाद डच इंडिया कंपनी थी ना, वो भाग के आगे और फिर आगे इंडोनेशिया और मलेशिया की तरफ निकल गई, जो भारत में उसके बाद कभी भी नहीं आई। ये थी औकात। कंपनी का लक्ष्य हिंदवी स्वराज्य की तरह कंपनी का लक्ष्य विशाल था। उन्हें पूरे भारत पे कब्जा चाहिए था। तो ये ऐसे सतही सड़क छाप गली में झगड़े करके अपना समय बर्बाद कंपनी नहीं करना चाहती थी। लिहाजा हेनरी वेंसिटार्ट ने कासिम को आगे बढ़ाया। मीर जाफर के बाद जाफर को नल्ला बनाया और छोड़ दिया। नवाब भी उन्होंने बनाया था, नल्ला भी उन्होंने ही बनाया। मित्रों, समय काल ध्यान में नहीं आता। 1757 में जाफर फिर एक बार नवाब बना था। नवाब बन के दुस्साहस किया था, जैसे मैंने कहा। 1760 में हकाल दिया गया, यानी सिर्फ 3 साल नवाब था, वो भी अंग्रेजों की कृपा से। अब आगे मीर कासिम आ गया, जो जाफर का जमाई राजा था। अब मीर कासिम 1760 में नवाब बना दिया गया। उसको भी 3-4 साल में अंग्रेजों की तगड़ी लात पड़ी, लात, बक्सर के युद्ध के बाद। 1757 के बाद मित्रों, बंगाल, अवध, आसाम का पर्वतीय क्षेत्र और बिहार, इतना प्रचंड भूप्रदेश अंग्रेजों के हाथ लग गया। दक्षिण में अंग्रेजों ने वहीं वो 1760-61 में फ्रेंचों को भगा दिया और बंगाल से डचों को भी भगा दिया। पूर्व और ईशान्य, पूर्व भारत और ईशान्य भारत में अब अंग्रेजों की स्थिति तो मैं ही मैं हूं ऐसी स्थिति अंग्रेजों की हो गई थी। पूर्व और ईशान्य में रहा भारत का पश्चिम में मात्र बलाढ्य मराठे डट के खड़े हुए थे और अंग्रेज अनंत बार उनसे पीटते हुए आए थे। वो तुळाजी आंग्रे का मैंने आपको बताया, तुळाजी आंग्रे का इतना जबरदस्त खौफ था मित्रों अंग्रेजों में कि मुंबई आने वाली और कालीकत की तरफ जाने वाली सभी जहाजें, हर जहाज से तुळाजी 5,000 रुपए वसूल करता था। 5,000। अब ऐसे तुल्यबल मराठाओं को अंग्रेजों को नामुहरम करना था, मात देनी थी अंग्रेज। भाई देखो, अमेरिका से कितने देश पंगा ले सकते हैं बताइए। आज की तारीख में मैं कह रहा हूं, जो अंग्रेजों ये अमेरिका से तुल्य बल हो। सोचिए, जो तुल्य बल होगा वही तो पंगा लेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा ठरकी अय्याश सल्तनते हिंद शाह आलम 2 पर, जो 2 होता है ना, माशाअल्लाह क्या कहने, इस शाह आलम का क्या कहने। ऐसे ऐसे मित्रों नशेड़ी, ठरकी, लौंडेबाज, बच्चेबाज, धर्मांध, मोमिन जानवरों का जो खानदान है ना, ये शाह आलम नल्ला इनका चिराग था। कैसिनोवा ही कहेंगे उसको। ठरकी मुगल खानदान का कैसिनोवा ये शाह आलम था। क्यों कह रहा हूं भाई? 10 बीवियां, यानी जो मैं बीवियां कह रहा हूं ये बेगमें कहें आप, ये 10 बेगमें यानी मौलवी के सामने शरिया के अनुसार निकाह की हुई खवातीनें, यानी 10 बेगमें। अब इन 10 बेगमों के 20 लौंडे और लौंडिया
हरम उसका अलग, घिल में आसपास जो उसने रखे थे वो अलग, कनीज अलग। अब बाकी जिंदगी में जहाँ यहाँ वहाँ वो जो घुमा है, वो आते जाते जो भी उसके हाथ लगे वो अलग। ये है हमारा सल्तनते हिंद शाह आलम। सल्तनते हिंद शाह आलम लाल किले दे पालम। शाह आलम भाई, इसको लाल किले के दरवाजे के बाहर निकाल के लात मारा गया। ये है हमारा सल्तनते हिंद। ये बाद में दिल्ली के बाहर जाके रहने पे ये मजबूर हुआ है। जिंदगी में मात्र 2 बार ये जीता। एक 61 में अब्दाली के वजह से जीता, तो हमें जीता तो अब्दाली ने, लेकिन ये अब्दाली का मम कहते हुए उसके साथ था, तो ये भी जीता। आगे चल के 1788 में महादजी होळकर की कृपा से जीत फिर शाह आलम ठरकी की हुई। बाकी की सारी लड़ाइयाँ जिंदगी में ये हारा है। बक्सर तो मैंने बताया कि 1764 में पूज्य सूरजमल जी के पुत्र जवाहर सिंह जी ने होळकरों के साथ इस ठरकी को और वो रोहिला खंड के जो चवन्नी छाप नवाब थे ना, इनको इतनी बुरी तरह से पीटा था कि बाद में रोहिला खंड ने एक बार दिल्ली की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा है। भाई आप समझाओ, जाट 1761 की पानीपत में भी बिल्कुल शांत थे। जो भी कुछ मराठों को सतही मदद चाहिए थी वो करते, लेकिन युद्ध में अधिकृत तौर पे वो शामिल नहीं हुए थे। तो इनको क्या जरूरत थी उंगली करने की, बताओ? हाँ, इन्होंने उंगली की, जाटों को आया गुस्सा, जाटों ने फिर पीट दिया। नजीब को पता नहीं कौन सा नशा चढ़ा था, नजीब ने सीधा सूरजमल जी पे ही गोली मार दी। बताओ, अब उस घाव से सूरजमल जी बहुत ज्यादा तरीके से घायल हुए और उसी घाव से उनका आगे चल के देहांत भी हुआ। और यही मेन वजह लड़ाई करने की थी। अच्छा, 1771 में आते हैं। 1771 में दिल्ली में ये हाल था कि हमारे महादजी ने रोहिलाओं को भगाकर पुनः दिल्ली में इस ठरकी को स्थापित किया था। मैंने आपको ये बताया था। क्या कहूं, इस बंदे की रीढ़ की हड्डी है ना मित्रों, मुझे लगता है शायद वो इसके जन्म से ही ये गायब थी। ये इतना धेड़ गुजरा और अपमानित जिंदगी जीने वाला ये मुगल सल्तनते हिंद खुद को कहलवाता था। बताइए यार, जो आता है, जो भी इसके सामने आया ना शाह आलम के, उसने शाह आलम को जोरदार लात मार के बिठाया है कोने पे। ये है इसकी शाह आलम की जिंदगी। आएगा ये आगे प्रकरण आएगा, क्योंकि उसकी मौत तो आगे और 10-15 साल के बाद हुई है, तो विस्तार से बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि वो महादजी ही थे जिनके वजह से 1788 में फिर शाह आलम पीट गया। आगे 1804 में अब मारने वालों को भी शायद बहुत बोर हो गया कि भाई इस बुड्ढे को कितना मारे यार, कितना मारे। हालात इतने बुरे थे कि यशवंतराव जी होळकर इसके साथ आए और इसको, ये अपंग को यथा तथा खड़ा करके इसके साथ में इसी के बाजू लेके यशवंतराव को ब्रिटिशों से लड़ना पड़ा। बताओ, अक्टूबर में
लेके आया। होळकरों ने फिर बाद में सीज फायर करवाया है। मैदान में अब सिर्फ 2 प्लेयर बचे थे भारतवर्ष के, मराठे और अंग्रेज। वंदे मातरम।